माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से सविनय मार्गदर्शन उद्बोधन का अनुरोध है। कृपया हमें संबोधित कर कृतार्थ करें। आज के इस छोटे मगर महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित कर्नाटक के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान बसवराज बोम्माई जी, मेरे मित्र और केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, गृह मंत्री कर्नाटक सरकार श्री ज्ञानेंद्र जी, कर्नाटक के मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी, महानिर्देशक बीपीआरएनडी श्री बालाजी श्रीवास्तव जी, आईटीबीपी के महानिर्देशक श्री अनीश दयाल सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय बलों और कर्नाटक पुलिस के सभी अधिकारी, कर्मचारी, मित्रों, आप सभी को मैं आने वाले 2023 के वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले तो मैं मेरी ही मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा आने में देरी हो गया है, इसलिए मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरी ऑफिस ने मुझे ब्रीफ करने के बावजूद भी बेंगलुरु से यहाँ के अंतर के बारे में आकलन लगाने में मेरा गलती हो गया, तो वो लोग बार बार याद कराते रहे, मगर मुझे लगा अभी 10 मिनट में पहुंचना है, तो थोड़ा देरी हो गया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज इस छोटे से कार्यक्रम से दो अच्छी शुरुआत होने जा रही है। एक सीडीआईटी के बेंगलुरु में स्थापना और दूसरा केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का जो हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो और पुलिस बलों के कार्य करने की सुविधाओं को ज्यादा सुगम बनाने का अभिगम है, उसमें एक और कड़ी जोड़ने का कार्यक्रम है। सबसे पहले यहां बीपीआरएनडी से जुड़े केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान बेंगलुरु का आज एक भूमि पूजन हुआ, इसकी एक शुरुआत हो रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने बेंगलुरु के इतने नजदीक एक प्रशिक्षण केंद्र के लिए जैसी होनी चाहिए इस प्रकार की भूमि देने का काम किया है। इससे हमारे काम में आने वाले दिनों में बहुत सरलता होगी, क्योंकि मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि प्रशिक्षण केंद्र थोड़ा कट ऑफ होना चाहिए, थोड़ा रूखा सूखा होना चाहिए, और उन्होंने इसीलिए एक पहाड़ी को चुनकर हमें दे दिया है। तो वो ये भूमि प्रशिक्षण केंद्र के लिए सच अर्थ में बहुत उपयुक्त है। मित्रों, मोदी जी के सरकार बनने के बाद विशेषकर सीमा सुरक्षा का काम करने वाले अपने सभी बलों को उनकी सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य, उनके परिवार की सुविधाएं, उनका स्वास्थ्य उच्चतम टेक्नोलॉजी से उनको लैस करना, उनके निवास की सुविधाओं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना, हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो का एक लक्ष्य तय कर वो लक्ष्य को हर साल में हमने बांटा है और इसके हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज आईटीबीपी के विभिन्न आवासीय भवन
का यहाँ पर उद्घाटन और शिलान्यास हो रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे सीएपीएफ के निवास हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स हो, इसके लिए या सरहद पर तैनात बैरक्स में रहकर काम करने वाले जवान हो, उनकी सुविधा के लिए हमने बहुत कुछ किया है और आगे बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। आज यहाँ पर आईटीबीपी के आवासीय क्वार्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, बैरक्स, स्टाफ ऑफिसर मेस, ये सारे आयामों में कुछ न कुछ हम नया जोड़ने जा रहे हैं। मैं बहुत डिटेल बताना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आईटीबीपी सभी सीएपीएफ्स में सबसे दुर्गम क्षेत्र में काम करने वाला हमारा सुरक्षा बल है। हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि -42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की सीमाओं की सुरक्षा करना कितना दृढ़ मनोबल और उत्कृष्ट देशभक्ति होती है, तभी हो सकता है। और मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं, लेस मात्र भी चिंता नहीं होती है भारत चीन सीमा की, जब हमें मालूम होता है कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है। किसी की मजाल नहीं है कि भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। आईटीबीपी के ने अपने स्थापना काल से विषम भौगोलिक परिस्थितियों में, विषम एटमॉस्फेयर के अंदर और कठिन से कठिन क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसलिए मैंने ठेठ उत्तर के जितने भी राज्यों का दौरा किया है, चाहे अरुणाचल हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, हर जगह पे आईटीबीपी के जवान को हिमवीर कर भारत की जनता बुलाती है और ये उन्होंने दिया हुआ उपनाम। और मैं मानता हूं पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी बड़ा उपनाम भारत की जनता ने मेरे आईटीबीपी के सिपाही को दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सरकारी उपनाम नहीं है, कि जनता ने दिया हुआ उपनाम है। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने में भी आईटीबीपी का बहुत अच्छा रोल रहा है। मित्रों, ने सीएपीएफ के लिए ई आवास पोर्टल बनाया है। सिर्फ ई आवास पोर्टल के कारण ही लगभग 9% जितनी हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो में बढ़ोतरी हुई है। और इन 8 वर्षों में 31,000 आवासों का निर्माण किया है। 17,000 से ज्यादा आवास निर्माणाधीन है और 15,000 से ज्यादा आवास प्रक्रियागत इस बजट के अंदर हम अप्रूव करेंगे, जिससे मालूम पड़ता है कि हमारा हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो ये सब आवास बनने के बाद 31,000, 17,000 और 15,000 ये समाप्त होने के बाद हाउसिंग सेटिस्फेक्शन रेशियो केंद्रीय सुरक्षा बलों का 60% से ऊपर चला जाएगा। वो मेरे लिए कम से कम देश के गृह मंत्री नाते बहुत संतुष्टि का विषय है और बहुत मन से इस काम को मोदी जी आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे जवानों की और उनके परिवारजनों की स्वास्थ्य की सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान सीएपीएफ योजना लेकर हम आए हैं। लगभग 35 लाख कार्ड वितरित किए गए हैं। अब किसी को कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए कहीं अप्रूवल लेना या कोई जरूरत नहीं है। कार्ड स्वैप कर आप आपका इलाज करा सकते हैं और ऑटोमेटिकली इसकी अकाउंटिंग सिस्टम हो जाती है। और इसके कारण बहुत सारे अस्पताल भी बढ़ गए हैं। पहले सिर्फ सीएपीएफ के अस्पताल में आप जाते थे, अब ढेर सारे अस्पताल इसके साथ जुड़ने के कारण
लगभग 1 साल के कम अंतराल में 20 करोड़ से ज्यादा जिसका मूल्य है, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं सीएपीएफ के जवान और उनके परिवारजनों ने प्राप्त की है। एक और प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस करने जा रहे हैं। जो जवान मुझे सरहद पर से देख रहे हैं उनको आनंद होगा कि आपको सरहद पर से कम 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो हेडक्वार्टर पर रहना का मौका मिले। इस प्रकार का ड्यूटी रोस्टर भी हम बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में आपका तनाव काफी कम। ये बहुत कठिन काम है, मुझे मालूम है, मगर मैं मानता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से देखें तो ये करना बहुत जरूरी है। इसलिए आईटीबीपी के जो जवान मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, वो सभी जवानों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव में जाने से पहले हम आपका 100 दिन आपके परिवार के साथ या तो आपके हेडक्वार्टर पर आप रह पाए, इस प्रकार की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। आप भरोसा कर सकते हो। मित्रों, सीएपीएफ के कर्मचारियों के कल्याण के लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदैव समर्पित भी है और सजग भी है। और मैं आज फिर से एक बार दोनों डीजीपी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारे डीजीपी आईटीबीपी भी यहाँ उपस्थित है और श्री बालाजी श्रीवास्तव भी यहाँ पर उपस्थित है। ये दोनों छोटी मगर बहुत अहम शुरुआतों से हमारे काम के अंदर सुनिश्चित रूप से सुधार आएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर से एक बार लेट होने के लिए क्षमा प्रार्थना कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। मान्यवर, आपके उद्बोधन के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैं श्री अनीश दयाल सिंह, डीजी आईटीबीपी से अनुरोध करूंगा कि वह मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आईटीबीपी के आवासीय एवं प्रशासनिक भवनों का वर्चुअल अनावरण करने का आग्रह करें। नमस्कार महोदय, आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब हम क्षेत्रीय मुख्यालय बेंगलुरु कैंप परिसर में बने सरकारी आवासों में रह सकते हैं। महोदय, यहाँ पर बिजली और पानी की बहुत अच्छी सुविधा की गई है, साथ ही साथ मेडिकल की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। अब हम यहाँ पर अपने परिवार के साथ निश्चिंत होकर सुरक्षित रह सकते हैं। महोदय, मैं यहाँ उपस्थित सभी परिवारजनों की तरफ से आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद महोदय। जैन श्रीमान ಮಾನನೀಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಸುಖಕರ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಿವಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಮಾನನೀಯ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀಮಾನ್. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा डीजी आईटीबीपी से कि वे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
धन्यवाद महोदय। श्री अनीश दयाल सिंह डीजी आईटीबीपी से आग्रह है कि वह धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करें। माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान और संसदीय कार्य मंत्री, कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, श्री अरागा ज्ञानेंद्र जी, माननीय गृह मंत्री कर्नाटक, डॉक्टर के सुधाकर, माननीय हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर कर्नाटक, श्री प्रवीण सूद जी, डीजीपी कर्नाटक, श्री बालाजी श्रीवास्तव, डीजी बीपीआरएनडी, फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, अतिथिगण, मैं माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने आज आईटीबीपी के भवनों के वर्चुअल उद्घाटन के हमारे अनुरोध को स्वीकार करके हमारा मनोबल बढ़ाया है। और सर, जो आपने हमारे जवानों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, उससे मैं सर एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सर दूर दराज जितने लोग हमारे मौजूद हैं उनका मनोबल वाकई में बहुत बढ़ा होगा। मैं माननीय केंद्रीय कोयला एवं खान और संसदीय कार्य मंत्री जी, कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री जी और कर्नाटक के माननीय गृह मंत्री जी और कर्नाटक के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पधारकर हमें अनुग्रहित किया है। महोदय, जैसा आपने देखा होगा, सर्वप्रथम आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बाईसाख गांधीनगर गुजरात की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके से टेलीकास्ट किया गया और वंदे गुजरात टीवी नेटवर्क के चैनल 4 के माध्यम से ये पूरा प्रसारण पूरे देश में हो रहा है सर, जिससे हमारे जवान और उनके फैमिली मेंबर्स अभी सीधे जुड़े हुए हैं। आईटीबीपी की लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की 32 बॉर्डर बटालियंस की सभी बॉर्डर आउटपोस्ट, छत्तीसगढ़ के सभी कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस और देश भर में बल के अन्य डिप्लॉयमेंट स्थलों पर हजारों जवान इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं। महोदय, आज बीपीआरएनडी के सीडीटीआई बेंगलुरु के शिलान्यास के साथ आईटीबीपी के सेक्टर हेडक्वार्टर बेंगलुरु के ऑफिस रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसकी यूनिट्स महोदय, इस सेक्टर की यूनिट्स जो है वो छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कोंडागांव और नारायणपुर में एंटी नक्सल ऑपरेशंस के लिए डिप्लॉयड है। इसी संबंध में मैं यह भी बताना चाहूंगा महोदय कि नक्सलवाद के खिलाफ आपके नेतृत्व एवं निर्देशन में हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के अबूझमाड़ एरिया में, जहां पहुंच लगभग असंभव समझी जाती थी, आईटीबीपी की एक टुकड़ी छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के साथ मिलकर इतिहास में पहली बार डोंडरी बेड़ा नारायणपुर में एक परमानेंट पुलिस पोस्ट इस्टेब्लिश करके अबूझमाड़ के अंदर पहला कदम रखा है। इस कदम से अब नक्सलियों के आखिरी गढ़ पर भी गहरा घात लगा है। महोदय, आईटीबीपी कर्नाटक में 2 स्थानों पर स्थापित किया गया है, सुंदराहल्ली, जिसका सर हमने अभी उद्घाटन किया, और बेलगावी। यह एक अति महत्वपूर्ण पहल है महोदय, क्योंकि इन कैंप से आईटीबीपी के जवानों को सेवा काल के दौरान अपने गृह राज्यों में पोस्टिंग का लाभ मिलेगा, जिसके लिए बल का परिवार की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सर, आईटीबीपी में जो हमारी मेन दिक्कत आती है कि इन साउथ के प्रदेशों से लोगों की ज्वाइनिंग कम होती है, और उसका मेन कारण यह है कि हमारी पोस्टिंग्स इधर कम होती है। तो उस संदर्भ में सर इससे हमारा बहुत लाभ होने वाला है। बल्कि इन्हीं क्षेत्रों में मौजूदगी से कर्नाटक राज्य के युवा आईटीबीपी में रिक्रूटमेंट के लिए इंस्पायर होंगे, जो कि देश की एकता में विविधता नारे के तहत एक अच्छी पहल होगी। इसके साथ ही क्षेत्र में
सुरक्षा की भावना का भी विकास होगा। मैं समस्त बल की ओर से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आईटीबीपी देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हमेशा समर्पित रहते हुए अपने आदर्श वाक्य शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के भाव से राष्ट्र की सेवा करती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद महोदय।